संगम के इस कार्यक्रम के आयोजक ऋतुराज और अजेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को, और इसमें जो सहयोग करने वाले हमारे मित्रगण हैं, उन सब के लिए मैं चाहूँगा कि तालियां बजाकर पहले उन सब का अभिनंदन हो जाए। जब ये मेरे पास आए थे तो प्रारंभ से लेकर समापन पर बात आकर ठहर गई, लेकिन जो 2 बजे से अब तक मध्य प्रदेश को पहचान से लेकर मध्य प्रदेश क्या है, इसकी चर्चा आपने की है। और जब नए लोग किसी मंच पर मिलते हैं तो एक आशा जगती है कि जो चिंतन है वो अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है और वो नए सिरे से समाज के सामने आ रहा है। मेरे एक स्वर्गीय मित्र शिव चौधरी थे, मेरे साथ छात्र के तौर पर पढ़ते थे। दुर्घटना में उनका निधन हुआ और एक वो पत्र लिख गए थे जो मुझे लगभग 1.5 साल बाद उनके पिताश्री ने दिया। उसमें एक बात लिखी थी कि जब आदमी की आधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसकी मुश्किलें दुगनी हो जाती हैं। वो समाज हो, व्यक्ति हो, लेकिन इस बदलाव को हर कोई सुन नहीं पाता। लोगों को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही पर्याप्त है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन में 4 दशक से ज़्यादा से हूं और जब पहली बार सांसद बना था उसको भी 25 साल और 35 साल से ज़्यादा हो गए। तो जो अहंकार होता है वो हमें सच देखने नहीं देता। मध्य प्रदेश हमारा है, मध्य प्रदेश की अपनी प्रतिभा है। 56 में वो बना, लेकिन उसके बाद वो विभाजित हो गया। इन परिवर्तनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं सम्मिलित मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। सम्मिलित मध्य प्रदेश में मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। जब मैं पहली बार संसद सदस्य बना, दूसरी बार बना, तीसरी बार बना, तब तक मध्य प्रदेश वही पुराना मध्य प्रदेश था। लेकिन बाद में जब मैं चौथी बार बना तब तक मध्य प्रदेश विभाजित हो चुका था। तो हम किस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिन पर सिर्फ गर्व किया जा सकता है। हिंदी साहित्य और हिंदी के बारे में इस देश के मानचित्र को जब भी आप सामने रखेंगे तो हिंदी के वैभव का जो काल है, वैभव का जो क्षेत्र है, वो आज की भाषा में कमजोर कहे जाने वाले बुंदेलखंड की सामर्थ्य है। उन दोनों मित्रों ने कहा कि मोर्चा से आए हैं, वहां भी टीकमगढ़ जिला विभाजित हो गया है, इसलिए जिला बदल गया होगा। लेकिन कवि ईश्वरी वो टीकमगढ़ में के थे। उनकी एक बात जो मुझे अच्छी लगती थी, मैंने संसद में भी कही, अपनी जन्मभूमि के प्रति कितना प्यार हो सकता है। तो उन्होंने बुंदेलखंडी में कहा, कचरत जाए चेट का प्रियजन, ऐसो जस कर दीजो, गंग बीच जो मरे ईश्वरी, दाग बघौरा दीजो। बघौरा उनका गांव था। इस देश में जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक लोग हैं, गृहस्थ हैं, वो ईश्वर से मनाते हैं कि मेरी मौत काशी में हो, गंगा के किनारे हो, ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए। और कवि ईश्वरी कहते हैं कि गंगा के बीच में भी मेरी मौत हो तो मेरे गांव में मुझे जलाया जाए। चेटका उसको कहते हैं जहाँ जलते है व्यक्ति को जो काला पड़ जाता है, सब उसको चेटका कहते हैं।
बुंदेलखंड के व्यक्ति लोगों को नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन नए बच्चों को तो शायद उनको भी बताना पड़ेगा। ये जो राष्ट्र अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा है, ये होती है पहचान, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो धरती हमें देती है। आप आध्यात्मिक परंपरा के शीर्ष लोगों को देखिए, महर्षि महेश योगी हो, रजनीश हो, समकालीन लोगों के नाम दे रहा हूँ, शंकराचार्य हो, मेरे गुरुदेव हैं जिन्हें सतत परिक्रमा की है। नर्मदा के किनारे न जाने कितने संत, गौरी शंकर महाराज से लेकर धूनी वाले दादा तक की ऐसी विकट श्रृंखला। ये तपस्वियों की भूमि है, क्योंकि इसके पास में जो संसाधन है वो प्रकृति के दिए हुए संसाधन है, इसलिए वो कठोर श्रम में हो सकता है, लेकिन उसका भाव इतना कोमल और इतना विनम्र होता है कि वो अपनी माटी को छोड़ नहीं पाता। लोग कहते हैं जो होम सिकनेस के आदि हैं, हमारे यहाँ आजकल जो अंग्रेजी का शब्द चल पड़ा है, कोई अगर बड़ा ओहदे पर चला जाए और गांव वापस आ जाए तो वो होम सिकनेस कहलाती है आज के ज़माने में। तो मेरे उस मित्र ने एक बात और लिखा है उस पत्र में, जैसे हम प्रगति कहते हैं, वो एक बेहूदगी की जगह दूसरी बेहूदगी है। मेरी बात कड़वी लग सकती है, मेरी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, मेरे उसके बाद पुतले भी जल सकते हैं, उसकी कोई चिंता मैं नहीं करता, क्योंकि मैं बुंदेलखंडी हूं, नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मां नर्मदा धरती के ढाल के विपरीत बहती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की जियोलॉजी कहती है, दुनिया का भूगर्भ शास्त्र कहता है। उसमें मध्य प्रदेश में क्या नहीं है? मध्य प्रदेश में जंगल है। दुनिया में भारत सबसे ज्यादा शेर रखता है, वो हमारे पास है। भारत की ख्याति उसके नाम पर है, उसकी ख्याति के पीछे मध्य प्रदेश है। रिजर्व फॉरेस्ट हो, टाइगर प्रोजेक्ट हो। एक और बात जो मैं नौजवान मित्रों से कहता हूं, क्योंकि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, बायोडायवर्सिटी के मामले में लोग कहते हैं कि हिमालय रिच है। जी नहीं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ज्यादा धनी है बायोडायवर्सिटी में। एक पत्ते का पलाश हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिवनी के जंगल में है और एक ही झाड़। प्लांट वेराइटीज में हम आगे हैं, बायोडायवर्सिटी में हम आगे हैं, यानी पौध भिन्नता में आगे हैं और जैव विविधता में हम आगे हैं। जब हम जैव विविधता कहते हैं तो वो वृक्षों की भी होती है, वो जीव जंतुओं की भी होती है, वो बाकी चीजों की भी होती है। लेकिन इस बेशकीमती चीज को हम रखकर बैठे, लेकिन उसके बाद भी हमें कई बार लगता है कि हमें वो अवसर नहीं मिला। जियोलॉजी के वर्ल्ड जियोलॉजी में 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं और तीनों चीजें मध्य प्रदेश की धरती पर। जब पहला परिवर्तन हुआ, कहते जब धरती बनी, वर्ल्ड जियोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो उन्होंने कहा कि धरती के समय बनने वाली चट्टान अगर कोई है तो वो जबलपुर के पास नर्मदा के किनारे लमेटा ट्रैप, हमारी दृष्टि हमारा गांव है लमेटा, वर्ल्ड जियोलॉजी में उसको लमेटा ट्रैप कहा गया कि धरती जब बनी थी तब की चट्टानें कहीं हैं तो जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे लमेटा ट्रैप है। दूसरा परिवर्तन हुआ जियोलॉजी का, जो सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है, जिस कुंडम को फॉसिल ब्लॉक कहा जाता है, वो जबलपुर में ही है, मध्य प्रदेश की धरती पर है। फिर तीसरा 70 लाख साल पहले तीसरा परिवर्तन हुआ, उसमें 2 बड़ी चीजें पैदा हुई, एक भेड़ा घाट का वो जलप्रपात और स्वेज नहर के नीचे एक पत्थर के नीचे से नदी निकलती थी, जो स्वेज नहर बनने के बाद में नष्ट हो गई। अब दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जहां पर पहाड़ों से को काटकर, पत्थर वाले पहाड़ों को काटकर अगर कोई नदी बहती है तो वो स्थान है भेड़ा घाट। वो तीसरा परिवर्तन था। चौथा परिवर्तन था जब वो ज्वालामुखी फूटा, जो उसकी राख पूरी दुनिया में गिरी। उसके 5 स्थानों में 3 तो जबलपुर में ही है, लेकिन 5 मध्य प्रदेश की धरती पर। मुझे लगता है कि हम हमारे मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं। मिनरल्स में क्या नहीं है हमारे पास,
तांबे में हम देश में सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश हैं। मैग्नीज में हम दूसरे नंबर के हैं। लोहे में हम 6वें नंबर के हैं। बॉक्साइट में हम शायद 8वें नंबर के, या 6वें नंबर पर बॉक्साइट में, 8वें नंबर में हम लोहे पर। माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जंगल हैं, सब हमारे पास है। लेकिन हमने उसके बाद भी जंगल को बचा के रखा। और इस बारे में मैं हमेशा से कहता हूं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कोई कहता है कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है। प्रकृति का बड़ा सीधा साधा नियम है। आप पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा उठाकर देखना, सब जगह ओडीओपी मिलेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। छतरपुर में नहीं मिलेगा, वहाँ पत्थर ही पत्थर है। तो वहाँ ओडीओपी में पत्थर है। लेकिन प्रकृति का सीधा नियम है, ऊपर अगर खेती योग्य जमीन नहीं होगी तो धरती के नीचे कुछ जरूर होगा। और इस संपत्तियों पर अगर कोई बैठा है तो प्रकृति प्रेमी, वो जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि है। वो लालच के ऊपर नहीं बैठा। ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान है, लेकिन वो लूटने का आदी नहीं है, इसलिए शांति से बैठा है। इसके लिए मुझे कहानी याद आती है, कभी भाषण में मैंने कही होगी, तभी अचानक मुझे याद आ गई इस घटना को लेकर। एक कोई व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, उसको स्वप्न आया और स्वप्न में उसको एक मकान दिखता था। एक पहाड़ पर बना हुआ छोटा सा मकान है, उसके नीचे खजाना है, दौलत है। वो निकला अपना थैला रख के, क्योंकि बार बार उसको वो मकान दिखता था, वो पहाड़ी दिखती थी। वो घूमता रहा, लोगों से पूछता था, लोग क्या जवाब देते, क्योंकि उसको जो चित्र दिखता था वो लोगों को नहीं दिखता था। अचानक चलते चलते उसको एक वृद्ध मिला। उसने कहा कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जब भी सोता हूं तो मुझे स्वप्न में ये झोपड़ी दिखती है, पहाड़ी है, और उसके नीचे खजाना है, और वो मुझे बुलाता है। सालों बीतने के बाद उस वृद्ध ने कहा कि पहले हम अपने घर को तो देख लें, फिर दुनिया को देखना। जब वो लौट के घर वापस आया तो चित्र में उसका ही मकान दिख रहा था जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। ये भारत इसी बात का संदेश देता है, ये मध्य प्रदेश की धरती इसी बात का संदेश देती है। हम दुनिया में विकास ढूंढने की ललक में हैं। लोग हमें कहते हैं कि हम विकसित राज्य नहीं है, लेकिन जो अमूल्य धरोहर हमारे पास है जिसकी कोई कीमत नहीं, और उसका परिणाम है कि आज पूरे दुनिया के पर्यटन के चित्र में दुनिया ने भारत को तो आइडेंटिफाई किया है, लेकिन दुनिया ने मार्क किया कि भारत में कहां, तो मध्य प्रदेश दुनिया का सबसे बेस्ट पर्यटन स्थल या पर्यटन क्षेत्र घोषित हुआ है। लेकिन हम पर कितने आरोप लगते रहे, हम पिछड़े हैं, हम लोग कुछ अच्छा ज़्यादा करते नहीं हैं, हमने उद्योग में नहीं किया, खेती में हम चरम पर पहुंच गए। लेकिन उत्पादन भर से काम नहीं चलेगा। उत्पादन के बाद हमें प्रोसेसिंग के लिए काम करना पड़ेगा। मैं देश का फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ। यदि आप सिर्फ उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं देंगे और प्रोसेसिंग की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे नहीं जाएंगे, तो ये रुकना, ये जरूर नुकसानदेह हो सकता है। जब हम उत्पादन की अधिकता बढ़ाते हैं तो फिर उसको बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी जनसंख्या के घनत्व से ज़्यादा, न जाने कितना ज़्यादा अगर हम उत्पादन करेंगे और उसको प्रोसेस में लेकर नहीं आएंगे। राज्य की सरकार ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं और पिछला वर्ष, पूरा वर्ष एक नए कल्पना के साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ आगे बढ़ा। महानगरों के अलावा भोपाल जैसी जगह पे भी कभी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे नगरों में जब हम वापसी करके जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं, तो हमारे छोटे उद्यमी, हमारे छोटे संसाधन, हमारी वो छोटी विभिन्नता लिए हुए हमारे क्षेत्र, और साथ में ये नौजवान
जिसके बारे में पता नहीं दिमाग में क्या डाल दिया, उससे कहा गया कि जब बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, फैक्ट्रियों के सामने बोर्ड लटके हुए, हमें आदमी चाहिए, उनको मिल नहीं रहे। मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, 37.5 लाख जॉब कार्ड है। आज तक एक भी व्यक्ति, किसी पत्रकार, किसी नेता के दरवाजे पर नहीं आया कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मुझे मजदूरी नहीं मिली हो तो बताइए। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा अखबार ये जरूर छापता है या मीडिया ये दिखाता है कि सरपंच साहब मशीन से काम करा रहे हैं, मजदूरों से काम नहीं कराते, लेकिन कोई मजदूर ये कहने नहीं आया कि मुझे जॉब नहीं मिला। इस नौजवान से मैं कहना चाहता हूं, नकल से काम नहीं चलेगा। हम अपने पुरुषार्थ के साथ अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाने का काम करें। रोजगार के अवसर होंगे, लेकिन रोजगार के अवसर तब मिलेंगे जब हम उसके लिए पात्र होंगे। सरकारी नौकरी रोजगार के प्रश्न का जवाब नहीं हो सकती। सिर्फ यहां पर नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सरकारी नौकरियों का प्रतिशत तय है। वो आम नौजवान की जनसंख्या के सामने इतना कम है, इतना कम है कि हाथी के मुंह में जीरे के समान है। रोजगार की परिभाषा को व्यवस्थित करना होगा। लालच देकर रोजगार की परिभाषा गढ़ना, ये मध्य प्रदेश की पहचान नहीं हो सकती, ये हमारा मध्य प्रदेश नहीं हो सकता। और इसलिए जब कभी बुंदेलखंड की लोग बात करते थे, और जब मैं बुंदेलखंड में, मुझे 10 साल संसद सदस्य रहने का मौका मिला, मैं संसद में भी मैंने कहा, संसद के बाहर आकर भी कहा, हम पैसे के लालच में अपनी छवि को नष्ट क्यों कर रहे हैं। कोई बुंदेलखंडी भीख मांगते दिखा हो तो मैं उसके सिर धोने के लिए, पैर धोने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि ये जो चीजें, पुरुषार्थी लोगों का मजाक उड़ाना, आर्थिक तंगी हो सकती है लेकिन भिक्षावृत्ति के लिए तैयार नहीं है वो। स्वाभिमान से खड़ा हुआ समाज, यही समाज हमको उन्नति देगा। धन हो और धन को जरूरतमंद को देने की सामर्थ्य ना हो तो उस धन की कोई कीमत नहीं होती है। हम पुरुषार्थ से कमाएं और जरूरतमंद को दान कर दें। मुफ्त में देने की बात मैं नहीं कर रहा, और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों पर जब हम फोकस करते तब लगता है कि नहीं, ये हमारा मध्य प्रदेश। मेरे जैसे लोग उस मनीषा पर गर्व करते हैं, उन तपस्वियों पर गर्व करते हैं, उन पुरुषार्थियों और बलिदानियों पर गर्व करते हैं। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनने, दुनिया ने जंगल काट लिए, लेकिन आपने जंगल बचाकर सिर्फ अपना जीवन नहीं बचाया, न जाने कितने लोगों का जीवन बचाने का आप काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की धरती का नमन करता हूं मैं। ये है हमारा मध्य प्रदेश। आज किसी भी राज्य में जाइए, अगर कोई रहने के लिए तैयार है तो मध्य प्रदेश सबसे अच्छी जगह है। हम ऐसे भौगोलिक केंद्र में हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण जाइए तो मध्य प्रदेश पर से जाना पड़ेगा, पूर्व से पश्चिम जाइए मध्य प्रदेश में से होकर जाना पड़ेगा। अटल जी को पता था, इसलिए वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया गया और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया। वो भी मध्य प्रदेश में से उनकी पहचान थी, मध्य प्रदेश उनसे पहचाना जाता है। मित्रों, विकास के अपने मायने होते हैं, विकास की अपनी दिशा होती है। इसलिए मध्य प्रदेश कैसा, मध्य प्रदेश के लोग कैसे, मध्य प्रदेश के लोगों को चाहिए क्या, लोगों की जिनकी भूख है उनके नजरिए से मध्य प्रदेश को नहीं देखा जा सकता। मध्य प्रदेश को अपनी आंखों से खुद को देखना होगा, अपने लोगों और अपनी संस्कृति के साथ साथ देखना होगा। हम दोनों का संतुलन बनाकर इतने वर्षों तक चले हैं, इसलिए दुनिया मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य मानकर कहती है कि नहीं, अगर पर्यटन के लिए कोई सुंदर जगह है तो वो मध्य प्रदेश है। ये परिभाषा हमारे पुरखों की तपस्या का परिणाम है, जिनने लालच के बगैर अपने विकास की गति को रखा। लोगों ने भले हमारा मजाक उड़ाया हो, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, कोई शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। लोग बैठते थे, लोग टिप्पणियां करते थे, लेकिन मेरे जैसे लोग तब भी जवाब देते थे। मेरे जैसे लोग आज भी जवाब देने में समर्थ हैं, सबल हैं। कोई वजह नहीं है। यदि आपके निजी स्वार्थ नहीं है तो कोई आपको चुनौती नहीं दे पाएगा, ये बात आप मानकर चलना। शांति के साथ हम अपने रास्ते पर चले। जो जिसको लगता है नूतन नवीन, उसे अपने भीतर जो आपके उछाल मारता है
उसे समाज को भी दीजिए, आप भी अपनी ऊंचाइयां छूइए। मेरे इस मित्र ने पत्र की शुरुआत की थी मित्रता से, मित्रता की परिभाषा उसमें लिखा था, जो तुम्हारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जानता हो और उसके बाद भी तुमसे प्रेम करता हो, वो तुम्हारा दोस्त है। और आखिरी वाक्य जो लिखा था उसमें लिखा था, जनता सदैव पुकार मचाएगी, नूतनता एक आश्चर्यवाचक चिन्ह, नूतनता दो आश्चर्यवाचक चिन्ह और नूतनता तीन आश्चर्यवाचक चिन्ह। 1981 में मैंने वो पत्र पढ़ा था, आज 2025 है। संसद में मैंने बहुत सारी बातों को, उस पत्र की वाक्यों को कहा। उसमें एक वाक्य ये भी था जिसमें एक शब्द मुझे असंसदीय लगता है, अनुभव आदमी के ज्ञान को बढ़ाता है लेकिन उसकी बेवकूफ़ियों को कम नहीं करता। आध्यात्म तो इसको परिभाषित करता है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद ये शब्द खराब है। हम जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं लेकिन अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, हम अपनी ऊंचाइयों को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते जहां ईश्वर ने जिस काम के लिए हमको भेजा है। खाली प्राप्तियों भर से दुनिया नहीं चलती। हम सबको जीवन में सबके कमजोरियां होती, मेरे जीवन में भी कमजोरियां होंगी। लोग नहीं जान पाए ये मेरी सफलता नहीं है, लेकिन कमजोरियां मैं तो जानता हूं, लोग भले न जान पाए। इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस सच को कोई आसानी से स्वीकार भी नहीं करता। मित्रों, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। जब परिक्रमा में था तब इसी मध्य प्रदेश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति था, उसका नाम प्रहलाद पटेल था। जो मैं तब था, मैं आज वही प्रहलाद पटेल हूँ, लेकिन अब वो नहीं हूँ। ऐसे सच को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। अब मैं गिरा या समाज में रहकर मैंने अपने आप को नहीं संभाल पाया, दोनों में मैं ही गुनहगार हूँ। मैं किसी और को गुनहगार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि बहुत लोग दानी होंगे, लेकिन मैं परिक्रमा में था। जिस आदिवासी से मैंने अंतिम भिक्षा मांगी थी, हम 3 दिन से भूखे थे, दुकानें बंद हो गई, कुछ मिला नहीं, तो वो शराब पिए हुए थे। मैंने उनसे नर्मदे हर कह दिया। मुझे कल्पना नहीं थी कि ये मुझे कुछ देंगे, पर एक परिक्रमावासी का स्वभाव बन जाता है, जो मिलता है नर्मदे हर, नहीं मिला तो नहीं मिला। 5 घर से ज़्यादा मांग नहीं सकते थे, वहाँ तो जंगल था, तो 5 घर भी नहीं थे। उसी से कह दिया नर्मदे हर। वो आटा खरीद के बांध रहा था अपने गमछे में। उसने मुझसे कहा, अरे ठीक टाइम पर आया हूँ, ठीक टाइम पर आया, आधा तेरा आधा मेरा, उठा ले। मैंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि परिक्रमा में भिक्षा ली जाती है, वो भिक्षा उठाई नहीं जाती, आपको देना पड़ेगा। ओहो, हंसा बढ़िया। उसने हमारा मजाक उड़ाया और आधा आटा मेरे कमंडल में डाल दिया और चला गया। मैं तो 3 बातें हैं। तब तक मैं 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था। जिससे मैं भिक्षा मांग रहा था, मैं उसका नाम नहीं जानता। वो गले तक शराब पिए हुए था, लेकिन उसने अपने आधे भोजन का आधा आटा मुझे दिया था, और उसे ये नहीं पता था कि मुझसे भिक्षा कौन मांग रहा है। वो एक नर्मदा परिक्रमावासी को भिक्षा दे रहा था। और मैं आज नहीं, सैकड़ों बार कह चुका हूँगा, जब तक धरती पर जीऊँगा, मैं उस व्यक्ति से बड़ा दानी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी अपने आधे हिस्से का दिन भर का खर्चा शायद देने में हिचकिचाऊँगा, लेकिन उसको एक पल नहीं लगा जब मेरे गुरुदेव ने पूछा कि उसकी कितने यार रोटी की खुराक रही होगी। मैंने कहा कम से कम 8 से 10। तुमको कितनी रोटी का आटा दिया? हमने कहा 3 रोटी का आटा दिया। तो उसके पास तो 3 रोटी ही बची होगी ना। अगर उसका परिवार होगा तब। तो हम 6 लोग थे। मेरे गुरुदेव ने कहा कि 3 परिक्रमावासी और हैं, तुम खाओगे तो आधी आधी रोटी तुम्हारे हिस्से में जाए पड़ेगी, खाई ना खाई बराबर है। अगर उनको एक एक मिल जाएगी तो उनका आधार बन जाएगा। और वो आटा मुझसे लिया, कहा जाके इन 3 लोगों को बराबर बराबर बांट दो। और साथ में स्मरण कराया कि जो तुम्हें दान देकर गया है उसको तो आधी रोटी भी नहीं मिली होगी। मित्रों, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को खाली लेन देन के आधार पर नहीं सोचा जा सकता।
अगर मेरे गुरुदेव ने वो स्मरण न कराया होता तो मेरे दिमाग में तो यही होता कि उस व्यक्ति की खुराक 8-10 है, उसमें से आधा दे दिया, लेकिन उसका परिवार भी रहा होगा। उसके त्याग को किसी पैमाने में नहीं नापा जा सकता। ये है मेरा मध्य प्रदेश। उस मध्य प्रदेश को नमन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। भारत माता की जय, नर्मदे हर। आज से आग्रह करूंगी कि स्मृति चिन्ह देकर, और मैं हमारी टीम से आग्रह करूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रहलाद जी का। और